5th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोंग जानती है उनसे बता रही थी कि डोडोंगरी में आधे से ज़्यादा बोट सांगिल की है और 10 में से 8 लोग उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए यहाँ ग्वानसिक को कोई भी काम नहीं देगा। तभी वहाँ ग्वानसिक आ जाता है तो एसुन उससे पूछती है कि क्या आज भी कोई काम नहीं मिला। ग्वानसिक उससे कहता है कि बहुत तंगी चल रही है, इसलिए काम मिलना थोड़ा मुश्किल है। जोंग जानती है उनसे कहने लगती है कि पास वाली पहाड़ी पर काम चल रहा है, इससे कहो कि वहाँ जाकर काम मांगे, कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। अगले सीन में एसुन मछली बेच रही होती है, तभी यांगी मांटी उससे कहने लगती है कि तुम्हारा पति सुबह सबसे पहले मजदूरों की लाइन में लग जाता है, जिस पर एसुन कहती है कि वो बेचारा तो सुबह सूरज उगने से पहले ही चला जाता है। तभी ग्वानसिक वहाँ से गुजर रहा होता है तो एसुन की नज़र उसके हाथ पर लगी चोट पर पड़ जाती है। वो पूछती है तो वो कहता है कि अभी मैं काम सीख रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि ग्वानसिक को काम ना मिलने की वजह से वो बहुत उदास रहने लगा था। एसुन उससे कहने लगती है कि तुम 9 साल की उम्र से काम कर रहे हो, अब मौका मिला है इसलिए आराम कर लो, इतना काम मत करो। ग्वानसिक कहता है कि अगर मैं एक दिन काम करूंगा तो एक दिन का घर चलेगा, मैं घर बैठ गया तो घर कैसे चलेगा। एसुन उससे कहने लगती है कि मैं भी काम करूंगी, तो ग्वानसिक हंसकर कहने लगता है कि तुम अपनी कैबेज तो बेच नहीं पाती थी। फिर वो काम पर चला जाता है। अगले सीन में एसुन अपने लैंडलॉर्ड से कहने लगती है कि मुझे थोड़े से चावल दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मगर उसके लैंडलॉर्ड उससे कहते हैं कि हमारे पास खुद तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो हम तुम्हें कहाँ से देंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एसुन गमयोंग के साथ मार्केट में होती है। एसुन कहने लगती है कि तुम्हारे पापा को उन औरतों ने पैसे कम दिए थे, तो गमयोंग कहती है कि आपने पैसे वापस ले लिए। एसुन बताने लगती है कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं तो पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, मुझे तो कैबेज बेचने में भी शर्म आती थी, मैं किताब से अपना चेहरा छिपा लेती थी, मगर अपने बच्चों के लिए मैं बदल गई। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ एसुन अपनी दादी के पास आई हुई थी। उसके अंकल उसे कुछ कुछ सुना रहे होते हैं। उसकी दादी पूछती है कि क्या बात है, कुछ बोलो। एसुन के अंकल कहने लगते हैं कि अब ये तेरा परिवार नहीं है, मुझे लगा था तू तो वहाँ पर राज कर रही होगी, तू तो हमारी हालत जानती है ना। वो दादी से बोलने लगते हैं कि अंगूठी भी इसे ही दे दो, और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। एसुन की दादी उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी नहीं था, फिर भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, तुम बड़ी कब होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसुन ग्वानसिक से कह रही होती है कि मुझे जल्दी से बड़ा होना है, बड़े होने के बाद कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तो छोटा सा ताना भी बर्दाश्त नहीं होता, रोना आ जाता है। तभी वहाँ एसुन की दादी आती है तो एसुन उनसे कहने लगती है कि मुझे रिंग नहीं दे पाई तो आपको नींद नहीं आ रही थी। उसकी दादी उसे अपनी पासबुक देकर कहती है कि एक बोट खरीद लो और कह देना कि पैसे लॉटरी में निकले हैं, ये पैसे मैंने काम कर कर जमा किए हैं। वो आगे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे धमकी दी थी, अब उसको सुकून मिल गया होगा। यहाँ हम तब का सीन देखते हैं जब एसुन की मॉम उसकी दादी के पास आई थी। वो उन्हें अपने साथ अपना फोटो खिंचाने के लिए ले जाती हैं, जहाँ एसुन की दादी एसुन की मॉम से कहती है कि ये वही कपड़े हैं जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी पर दिए थे। एसुन की मॉम बोलने लगती है कि मेरे पास कुछ भी अच्छा है ही नहीं, हम गोताखोरों को लगता है कि हमारी पहली फोटो ही हमारी आखिरी फोटो ना बन जाए, फोटो लेने में मुझे डर लगता है। एसुन की दादी उसे लिपस्टिक लगाते हुए कहती है कि तुम्हारे बच्चे भी तो इस फोटो को देखेंगे तुम्हारे जाने के बाद। वो आगे कहती है कि मैं भी एक फ़ोटो खिंचवाऊंगी। तब एसुन की मॉम उनसे कहती है कि आप फ़ोटो मत खिंचवाना, अभी आपको बहुत जीना है। वो बोलने लगती है कि मेरा जवान बेटा मर गया, लेकिन मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ। एसुन की मॉम उनसे कहने लगती है कि मैं मरने के बाद आपके बेटे को ढूंढकर उसके साथ रहूंगी। एसुन की दादी कहने लगती है कि मेरे बेटे से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। एसुन की मॉम उनसे कहती है कि मेरी बेटी अनाथ होने वाली है, मेरे बाद उसका कोई नहीं है, इसलिए आप उसको अपना समझकर उसका हाथ थाम लेना, वो बहुत मजबूरी में ही आपके पास आएगी, बार बार नहीं, बस एक बार उसकी मदद कर देना। एसुन की दादी उससे कहती है कि एसुन मेरी पोती है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। एसुन की मॉम रोते हुए कहने लगती है कि मैं एसुन को छोड़कर नहीं जाना चाहती। फिर हम देखते हैं कि एसुन की मॉम फोटो क्लिक करवाती है और वही फोटो उनकी आखिरी फोटो बन जाती है। ये सब सुनकर एसुन रोते हुए कहने लगती है कि मैं ये पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। ग्वानसिक भी दादी से कहने लगता है कि मैं भी बहुत मेहनत करूंगा। इसके बाद ग्वानसिक एक बोट खरीद लेता है और गांव में सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हुए थे। ग्वानसिक की दादी और बाकी सब लोग प्रेयर कर रहे थे ताकि ग्वानसिक कभी खाली हाथ वापस न आए। उसकी मॉम तो डांस करने लगती है। वहाँ एसुन की दादी और उसके अंकल भी थे। एसुन के अंकल एसुन की दादी से कहने लगते हैं कि मुझे पता है आपने ही बोट के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन मेरा बेटा ही घर का नाम रोशन करेगा, आप देख लेना। जिस पर एसुन की दादी कहने लगती है कि वो तो एसुन भी करेगी। तभी ग्वानसिक की मॉम जोर जोर से कहने लगती है कि मेरा बेटा कैप्टन बन गया, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ।
तभी ये सुन कहने लगती है कि ये बोट यांग परिवार की नहीं है, ओ परिवार की है, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। ये बोट मेरी दादी ने दी है, आपने नहीं। जिसके बाद ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि ठीक है, मेरी बहू बहुत भाग्यशाली है। ग्वानसिक मुस्कुराते हुए बस एसुन को ही देख रहा था तो उसके फादर उससे कहने लगते हैं कि इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो ग्वानसिक जवाब में कहता है कि क्यों ना मुस्कुराओ, ये हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तभी हम देखते हैं कि डांस करते करते एसुन को लेबर पेन होने लगता है तो ग्वानसिक और उसकी मॉम उसे जल्दी से एक ट्रॉली में हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगस्त 1974 में, जहां हम देखते हैं कि एसुन फिर से प्रेग्नेंट थी। यह ग्वानसिक की मॉम और दादी एसुन के घर पर होते हैं, जहां हमें ये भी पता चलता है कि ग्वानसिक के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह ग्वानसिक की दादी उसकी मॉम को चांदी के चम्मच देते हुए कहती है कि तुम्हें यही चाहिए थे ना, अब इसी में अपनी शक्ल देखना। ग्वानसिक की मॉम एसुन से पूछती है कि तुम अभी भी घर नहीं आओगी, जिस पर एसुन जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पति ने वहां कदम रखने के लिए मना किया है, मैं नहीं आ रही। ग्वानसिक की दादी हंसते हुए बोलती है कि मेरी बहू की बहू तो मेरी बहू से भी 100 कदम आगे है, मेरी बहू पीतल है और मेरी बहू की बहू सोना है। ये सुनकर ग्वानसिक की मॉम चिढ़ जाती है और बोलने लगती है कि आपको तो मौका चाहिए बस मेरी बेइज्जती करने का। तभी वह ग्वानसिक भी आ जाता है। वो पूछता है कि आपने एसुन को कोई ताना तो नहीं मारा। एसुन कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कैप्टन बना दिया, बेटे को बर्थ दे दिया और उन्हें चांदी के चम्मच भी दिला दिए, अब मैं उनकी मनचाही बहू बन गई हूँ। ग्वानसिक की दादी फिर से बोलने लगती है कि मेरे पोते की बहू मेरी बहू से 100 गुना अच्छी है। तभी ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि मेरा बेटा भी तो आपके बेटे से 100 गुना अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वानसिक अपने लैंडलॉर्ड को ऑक्टोपस देते हुए शुक्रिया बोलता है तो उसके लैंडलॉर्ड कहने लगते हैं कि तुमने अपना घर ले लिया है, अब जा रहे हो क्या। वो एसुन को रोतुड़ लड़की कहकर आवाज देते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों को उठा दो, हम ये सब खाना अकेले नहीं खाएंगे और अपना सामान बांध लो। लैंड लेडी भी कहने लगती है कि तुमने एक छोटे से कमरे में दिन काटे हैं, अब से तुम अपने घर में रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वानसिक और एसुन उसकी मॉम के घर पर होते हैं, जो कि अब ग्वानसिक ने खरीद लिया था। उनसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम यहाँ 6 साल की उम्र से रोज पहाड़ चढ़कर भाग भाग कर आती थी। ग्वानसिक आगे कहता है कि तुम हमेशा यहाँ अपनी मॉम से मिलने आती थी, तुम कहती थी कि यहाँ उनके बनाए खाने की खुशबू आती है। वो सीपिया बेचकर ये घर खरीदने की कोशिश कर रही थी, अब ये घर हमारा है। एसुन रोते हुए कहने लगती है मेरा कभी अपना घर नहीं था। केकड़ो और मेंढ को कभी अपना घर होता है, कभी अंकल का घर था, कभी स्टेप डैड का, कोई तुम्हारे माँ बाप का, मगर मेरा खुद का घर नहीं था, लेकिन अब ये मेरा घर है। ग्वानसिक पूछता है कि तुम खुश हो, तो एसुन रोते हुए कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानसिक एक नई अलमारी लेकर आता है, जिसके बाद वो सब उस अलमारी के सामने एक फोटो क्लिक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को एसुन सपने में अपनी मॉम को देखती है और उनसे कहने लगती है कि हमने ये घर खरीद लिया, अब आप खुश हो ना। उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हारी नेबर के पास कार है, तुम्हारे पति ने अब तक एक कार भी नहीं खरीदी। एसुन उनसे कहने लगती है कि आप मेरे नेबर के बारे में बात करने आई हो, तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे नेबर के पास कार है, ये बात भूलना मत। तभी एसुन की आँख खुल जाती है और उसको लेबर पेन होने लगता है। तभी वो जल्दी से गमयोंग से अपनी नेबर को बुलवाकर उनके साथ कार में हॉस्पिटल चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वानसिक की मॉम और उसकी दादी एसुन की मदद करने के लिए उसके घर आए हुए थे। यह ग्वानसिक की दादी कहने लगती है कि मेरी बहू की बहू तो मेरी बहू से 1000 गुना बेहतर है, इसने 3 बच्चों को बर्थ दिया है और डोंगम्योंग को तो उसकी नानी का आशीर्वाद मिला है, ये बहुत ही भाग्यशाली है। ग्वानसिक की मॉम बड़बड़ाकर कहती है कि पहले तो बोलती थी कि इसकी माँ चुड़ैल है। तभी ग्वानसिक की दादी चिढ़कर उसकी मॉम के फोल्ड किए हुए कपड़ों पर लात मार देती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां सांगिल और गांव के सभी लोग सरपंच के चुनाव के लिए इकट्ठा हुए थे, मगर कोई भी सांगिल के अलावा चुनाव नहीं लड़ रहा था, इसलिए सांगिल कहता है कि मैं ही सरपंच बनूंगा। तभी जोंगजा आंटी कहने लगती है कि तुम सरपंच बन जाओ और एसुन उप सरपंच बनेगी। चुंगसू और यांगी मानती भी कहने लगती है कि हाँ, हम उसे वोट भी देंगे। तभी एक लेडी पूछती है कि एसुन कौन है, तो दूसरी लेडी बताती है कि एसुन ग्वांगरी की बेटी है। तो पहले वाली लेडी कहने लगती है कि फिर तो एसुन उप सरपंच बन सकती है, लेकिन सांगिल इसके लिए हाँ नहीं करता। कहने लगता है कि मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन उप सरपंच बनेगा। उम्मीदवार का एक लेवल होता है, कोई भी यारी औरत उप सरपंच नहीं बनेगी। तभी एसुन बोल पड़ती है कि मैं सोच रही हूँ कि इलेक्शन के लिए खड़ी हो जाऊँ, अगर ऐसा आदमी सरपंच बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती, और 2 लोग इलेक्शन में खड़े होंगे तो लोगों को भी वोट करने का मौका मिलेगा। सभी लोग इसके लिए हाँ भी करने लगते हैं। तो यांगी मांडी सांगिल से कहने लगती है कि एसुन को चुपचाप उप सरपंच बना दो, इससे हार गए तो नाक कट जाएगी।
ये सुनकर सांगिल घबरा कर हंसने लगता है और एसुन को उप सरपंच बना देता है और इस तरह से एसुन डोडोंगरी की पहली औरत होती है जो उप सरपंच बन जाती है। एक दिन सांगिल और एसुन की पूरी टीम एक जगह रेड के लिए जाते हैं जहां बॉल डांस की क्लासेस चल रही थी और उस वक्त पर डांस को कोरिया में अच्छा नहीं माना जाता था। एसुन लेडीज वॉशरूम के बाहर कान लगाकर सुन रही थी कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है, लेकिन तभी वहां सांगिल आकर उसे साइड करते हुए कहने लगता है कि क्या कोई अंदर छिपा है। एसुन उसे रोकते हुए कहती है कि रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते, दिखता नहीं ये लेडीज वॉशरूम है। तो सांगिल उससे कहने लगता है कि मुझ पर मरती हो क्या, जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाती हो, यहाँ से कहीं और जाओ ना। एसुन उसे घूरने लगती है तो सांगिल आगे कहता है कि कहीं मेरी याद तो नहीं आती, अब तुम्हें पछतावा तो नहीं होता। एसुन उसे कोई भी जवाब नहीं देती बल्कि अपनी नाक बंद करके वॉशरूम के अंदर चली जाती है और सांगिल बाहर से चीखने लगता है कि जब मैं बात कर रहा था तो तुमने अपनी नाक बंद क्यों की। एसुन उसको इग्नोर कर देती है और वॉशरूम में छिपी एक लेडी से कहने लगती है कि मैडम आप बाहर आ जाइए, आप छिप नहीं सकती। वो नीचे से झुककर देखती है तो उस लेडी के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। इसके बाद सांगिल बाहर फोटो खिंचवा रहा होता है और अंदर एसुन जैसे ही डोर खोलती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि वो लेडी सांगिल की वाइफ योंगरैन थी जो अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आई थी। एसुन सांगिल की वाइफ और उसकी बेटी को चेहरा छिपाने के लिए कहती है और उन्हें विंडो से बाहर निकालने लगती है। बाहर सांगिल लोगों को लेक्चर दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ एसुन उसकी वाइफ और उसकी बेटी को भगा रही थी, मगर तभी कुछ सामान गिर जाता है और सांगिल पीछे से उन्हें देखकर बोलता है कि इस औरत को पकड़ो, इसका पति देखेगा तो मजा आएगा। एसुन सांगिल से कहने लगती है कि तुम रहने दो, उसे मैं पकड़ती हूँ। भागते हुए योंगरैन का एक शू भी वहीं रह जाता है। कुछ देर बाद एसुन योंगरैन को न्यू शूज दिलाती है और उससे पूछती है कि तुम इतना बोर हो जाती हो जो बच्ची को भी डांस क्लासेस ले जाती हो। योंगरैन जवाब देते हुए कहती है कि अगर मैं बॉल डांस में नहीं जाऊंगी तो पागल हो जाती। एसुन कहने लगती है कि सांगिल तुम्हें अभी भी परेशान करता है। वो बताती है कि सांगिल पूरा दिन बस उसे साली कहता है, या तो मारता है या फिर बस गालियां देता है। मेरी बेटी ने भी पापा कहने से पहले साली कहना सीख लिया था। वहीं दूसरी तरफ वो शू सांगिल को मिल जाता है। वहीं योंगरैन एसुन से कहने लगती है कि मैंने सुना है तुम्हारा पति तुम्हें नई नई हेयर क्लिप्स दिलाता है, तुम्हारे कपड़े भी चमक रहे हैं, ये सच्चे प्यार की चमक है। वैसे मैंने वॉशरूम में सब सुन लिया था, तुम्हारा और सांगिल के बीच कुछ हुआ था क्या। एसुन उससे कहने लगती है कि बस हम एक ही बार मिले थे, वो भी बड़ों ने ज़बरदस्ती की थी। वो अपनी बेटी से भी कहती है कि अपने डैड जैसे आदमी से शादी मत करना, अपने लिए इन आंटी के जैसा हस्बैंड ढूंढना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ एसुन और उसकी फैमिली बोट पर होते हैं। गॉन्सिक बोट को पेंट कर रहा होता है। वो एसुन से कहता है कि इस पर बच्चों का नाम लिख दो क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी है। एसुन उससे कहने लगती है कि औरतों का बोट पर जाना अशुभ माना जाता है। गॉन्सिक कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता। तभी गमयोंग गॉन्सिक का हाथ पकड़कर बोट पर जाने लगती है, लेकिन एसुन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर उसे जाने भी देती है और खुद भी बोट पर चली जाती है। कुछ देर बाद एसुन समुद्र पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि औरतों का बोट पर आना अशुभ कैसे हो सकता है। नई सोच का आंदोलन हो रहा है जहां अंधविश्वासों की कोई भी जगह नहीं है। ग्वानसिक भी हंसकर कहने लगता है कि अभी तो तुम कुछ और बोल रही थी। बोट पर नाम लिखने के बाद ग्वानसिक एसुन से पूछता है कि तुम खुश तो हो। एसुन कहने लगती है कि अब हमारे पास अपनी बोट भी है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी ग्वानसिक उसे किस कर लेता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत अगस्त 1978 से होती है जहां बहुत तेज आंधी चल रही थी। एसुन जल्दी से सारे धुले हुए कपड़े उतारकर घर के अंदर ले जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर वो गाउन के डोनेशन के लिए कुछ पैसे एनवेलप में डाल रही होती है। इतने में ही डोंगम्योंग अपना खाना छोड़कर थोड़ी ऊंचाई पर रखी कैंडी के डब्बे को उठाने लगता है और उस चक्कर में सारी कैंडीज को गिरा देता है। एसुन उसे डांटते हुए जमीन से कैंडीज उठाने लगती है तो डोंगम्योंग रोते हुए कहने लगता है कि मॉम मुझे गले लगा लो। तभी वहाँ एक लड़की आकर एसुन से कहती है कि जल्दी चलिए, गमयोंग को चोट लग गई है। ये सुनते ही एसुन उस लड़की के साथ जाने लगती है और वो जाते हुए अपनी नेबर से कहती है कि आंटी उनम्योंग और डोंगम्योंग का ख्याल रखना, मैं बस अभी आती हूँ। एसुन की नेबर घूम कर बैठी थी लेकिन वो हाथ से हाँ कर देती है और एसुन घबराते हुए जल्दी से उस लड़की के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसकी नेबर बैठे हुए ही सो रही थी। इसके बाद जब वो गमयोंग को वापस ला रही थी तो वो उसे डांटते हुए कह रही थी कि ऐसे तूफान में तो कार तक उड़ जाती है और तुम्हें ऐसे तूफान में साइकिल चलानी थी। गमयोंग कहती है कि मॉम मैं क्या करती, उस बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी थी। तभी एसुन की नजर अपनी नेबर के घर पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो अपने घर पर ही सो रही थी।
एसुन उसे आवाज़ देकर पूछती है कि आंटी मेरे बेटे कहाँ हैं? तो वो एसुन को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये सुनकर एसुन और गमयोंग जल्दी से भागकर घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ पर नहीं थे। वो दोनों पूरे घर में उन दोनों को ढूंढने लगती हैं लेकिन वो उन दोनों को नहीं मिलते। एसुन नोटिस करती है कि उन दोनों के शूज़ भी वहाँ पर नहीं थे। तभी वहाँ यांगी आंटी और चंगसू आंटी अपने साथ उन म्योंग को लेकर आती है और बताती है कि हमें ये समुद्र के पास मिला। उसे देखते ही एसुन उसे गले से लगा लेती है। फिर वो उससे पूछती है कि डोंगम्योंग कहाँ है और म्योंग कहता है कि घर पर। ये सुनते ही चंगसू आंटी गमयोंग को सरपंच के यहाँ कॉल करने के लिए कहती हैं। उधर ग्वानसिक और कुछ आदमी मिलकर एक छोटा सा घेरा बांध रहे थे। तभी एक आदमी ग्वानसिक को डोंगम्योंग के गुम हो जाने के बारे में बताता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर डोंगम्योंग को ढूंढने लगते हैं। ग्वानसिक की दादी और मॉम भी डोंगम्योंग के मिल जाने के लिए दुआ करते हैं। इसके बाद एसुन के पास जोंगजा आंटी आती हैं तो एसुन उनसे पूछने लगती है कि मेरा बेटा मिला या नहीं। इसके बाद वो उसे डोंगम्योंग के पास ले जाती हैं जो कि लहरों के साथ समुद्र में डूबकर मर गया था। एसुन उसे गोद में लेकर सब लोगों से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कह रही थी, जबकि वहाँ मौजूद सब लोग रो रहे थे। तभी वहाँ ग्वानसिक भी आ जाता है और डोंगम्योंग को देखकर वहीं अपने घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जब एसुन फ्यूनरल से घर पहुंचती है तो खाने के टेबल को इसी तरह से सजा हुआ देखती है और डोंगम्योंग का चम्मच और कैंडी भी वहीं पर पड़ी हुई थी। उस चम्मच को उठाकर एसुन रोने लगती है और बहुत पछताती है कि उसने आखिरी बार डोंगम्योंग का गले नहीं लगाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एसुन अभी भी डोंगम्योंग की मौत के सदमे में ही थी और ग्वानसिक की मॉम उसे समझा रही थी कि किस्मत से कौन लड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे और 2 बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वो उठकर उनम्योंग के पास जाती है जो कि अपने लिए कुछ बना रहा था। एसुन उससे कहती है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाती। उनम्योंग एसुन की कोई भी बात का जवाब नहीं देता तो एसुन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, क्या तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करोगे। उधर दूसरे रूम में ग्वानसिक भी लेटा हुआ था। तभी उसकी नज़र गमयोंग के बैग पर पड़ती है तो वो देखता है कि गमयोंग के बैग से कुछ निकल रहा था। ग्वानसिक बैग का सारा सामान निकालता है। तभी वो देखता है कि बैग में गमयोंग के टेस्ट पेपर भी थे जिसमें उसे पूरे 100 नंबर मिले थे। उसे गमयोंग के बैग से गमयोंग का फीस कार्ड भी मिलता है जिस पर अगस्त की फीस ड्यू थी। तभी रूम में गमयोंग आ जाती है और फिर वो ग्वानसिक से बैग लेकर उसे साफ करने लगती है। ग्वानसिक उससे कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हें पूरे नंबर मिले हैं, तुम तो खुद से आकर हमें बताती थी। वहीं एसुन उनम्योंग से कह रही थी कि क्या तुम मेरे से इसलिए नाराज़ हो क्योंकि मैं तुम्हारे छोटे भाई को वापस नहीं ला पाई। तो उनम्योंग उससे कहता है कि नहीं, आप मुझसे नाराज़ हो, मैं अपने भाई को उस दिन छोड़कर चला गया था, इसलिए वो मर गया। उधर गमयोंग भी बहुत रो रही थी और ग्वानसिक से कह रही थी वो मर गया क्योंकि मैं साइकिल चलाने के लिए गई थी, अगर मैं नहीं जाती तो डोंगम्योंग जिंदा होता। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने मॉम की बात नहीं मानी और तूफान में साइकिल चलाने के लिए चली गई। उन दोनों बच्चों की बातें सुनकर एसुन और ग्वानसिक सदमे से बाहर आते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उनके 2 और बच्चे तकलीफ में हैं। इसके बाद जब ग्वानसिक काम के लिए जा रहा था तब वो गमयोंग से कहता है कि बेटा तुम अपनी टीचर से कहना कि मैं 3 दिनों के अंदर तुम्हारी फीस पे कर दूंगा। एसुन भी किचन में खाना बनाती है। सबसे पहले वो डोंगम्योंग के लिए अलग निकाल कर रख देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसुन सारी मछलियाँ बेचकर सामान बांध रही थी। तभी वहाँ ग्वानसिक भी आकर उसकी मदद करने लगता है और फिर वो सारा सामान बांधकर घर की ओर निकल जाते हैं। घर जाते हुए एसुन समुद्र की ओर देखकर कहने लगती है कि मैं इस समुद्र से एहसान नहीं लेना चाहती, फिर भी मुझे लेना पड़ता है। ग्वानसिक कहता है कि एसुन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे, अगर हमने खुद को नहीं संभाला तो हमारे बच्चे कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एसुन कहने लगती है कि ये मौसम इतना बेरहम क्यों है, उसे हमारे बारे में सोचना चाहिए था, मैं अभी अभी तो बड़ी हुई हूँ और इतना बड़ा दुख दे दिया। ग्वानसिक उसे समझाता है कि हमें अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना ही होगा। एसुन उससे कहती है कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाई तो क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है, मेरी वजह से ही डोंगम्योंग समुद्र की डैम पर चढ़ा था। मैं बच्चों को लाइन में खड़ा करती थी और उनसे कहती थी कि अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो डैड जल्दी आएंगे, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए। मेरा बेटा मेरी वजह से मारा गया। उसकी बातें सुनकर ग्वानसिक भी रोते हुए कहने लगता है कि अगर इल्ज़ाम देना है तो समुद्र को दो, इस समय तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि हमारे घर में किसी की भी कोई भी गलती नहीं थी। इसके बाद हमें अगस्त 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ गमयोंग अपने पेरेंट्स के चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी।
जब गॉन्सिक का चेकअप चल रहा था तब एसुन गमयोंग से कहती है कि तुम जानती हो तुम्हारे डैड क्या बोल रहे थे। गमयोंग मजाक में कहने लगती है क्या डैड की कोई और भी बीवी है। एसुन कहती है कि उन्होंने कहा कि मुझे घेरा बांधने नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं नहीं जाता तो वो नहीं मरता। तुम्हारे डैड ऐसे ही है, दिल में क्या चल रहा है किसी को भी नहीं बताते। गमयोंग कहती है कि उन्होंने इतने सालों तक कैसे बर्दाश्त किया, जिस पर एसुन कहती है कि और करते भी क्या, हमारे 2 मासूम बच्चे और थे जो हमारे भरोसे थे। तो गमयोंग कहती है कि इसका मतलब हम दोनों ने आप दोनों को बचाया। एसुन कहती है कि सही कहा, तुम दोनों ने ही हम दोनों को बचाया। पास्ट में गॉन्सिक डोंगम्योंग का डेथ सर्टिफिकेट फिल कर रहा था, तभी वो उसे फिल करते करते वहीं पर बैठकर रोने लगता है। उधर एसुन जब मुनम्योंग के लिए किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि गांव के लोगों ने पहले ही उनकी किचन में बहुत सारा सामान रख दिया था, जिसे देखकर एसुन इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एसुन के किचन से निकल रहे धुएं को देख उनकी पुरानी लैंडलेडी अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो उनके घर से धुआं निकल रहा है, यानी वो लोग अब संभल चुके हैं। लैंडलॉर्ड उनके लिए अंडे ले जाने लगते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें रोकते हुए कहने लगती है कि इस तरह जाओगे तो उन्हें लगेगा कि हम उन पर तरस खा रहे हैं। लैंडलॉर्ड कहते हैं कि खुद तो घर के सारे राइस उन्हें दे दिया करती थी और अब आई बड़ी मुझे रोकने वाली। इसके बाद हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब एसुन उनके यहाँ रेंट पर रहती थी। एक दिन वो अपने लैंडलेडी के पास आकर उनसे कहने लगती है कि क्या आप मुझे थोड़े से राइस दे सकती हैं, जिस पर लैंडलॉर्ड कहने लगते हैं कि हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से दें। तब एसुन उन दोनों से कहने लगती है कि आप दोनों झूठ बोल रहे हो ना, जब मैं रात में सोती हूँ तो मेरा पोट खाली होता है, लेकिन जब उठती हूँ तो उसमें 3 लोगों के पेट भरने के लिए राइस होते हैं। वो कोई जादुई पोट थोड़ी है, मुझे पता है वो आप दोनों ही हो जो हर रोज उसमें थोड़े थोड़े राइस डाल देते हो। जिस पर लैंडलॉर्ड उससे कहने लगते हैं कि भला कोई एक प्रेग्नेंट लड़की को भूखा रहने दे सकता है क्या। वो एसुन को उसकी मॉम के श्राद्ध के लिए ऑक्टोपस भी देते हैं। यहाँ हमें 1972 का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन उनका रेंट किसी और ने नहीं बल्कि मिनोक ने दिया था, क्योंकि जो भी एसुन के डैड ने उसके साथ झूठे वादे किए थे, मिनोक को उसके लिए बहुत शर्मिंदगी हुई थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है जनवरी 1987 में, जहाँ एसुन और गॉन्सिक अपने मिडिल एज में आ गए थे। यहाँ एसुन और गॉन्सिक दोनों गमयोंग का स्कूल से लौटने का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज पता चलने वाला था कि गमयोंग को सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं। तभी गमयोंग स्कूल से आकर उन्हें बताती है कि मुझे एडमिशन मिल गया, जिसे सुनकर एसुन बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉन्सिक और एसुन गमयोंग की एंट्रेंस सेरेमनी में जाते हैं, जहाँ एसुन गमयोंग को बुलाने के लिए आवाज देती है। वहीं पास में योंग बॉम भी अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा था। उसकी नजर गमयोंग पर पड़ जाती है और वो पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगता है। उसकी मॉम भी एसुन से कहने लगती है कि एक गमयोंग हमारी फैमिली में भी है, मेरे हस्बैंड। तभी योंग बॉम गॉन्सिक के हाथ में कैमरा देखकर कहने लगता है कि लाइए मैं आप लोगों का फोटो क्लिक कर देता हूँ। अगले दिन गॉन्सिक जब फोटोज लाता है तो गुस्से में कहने लगता है कि मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाया था, देखो ये फोटोज, वो हमारी गमयोंग पर लाइन मार रहा था। एसुन फोटोज देखती है जिसमें योंग बॉम ने एक अकेले फोटो गमयोंग की क्लिक की हुई थी। गॉन्सिक कहने लगता है कि तुम जल्दी से गमयोंग को कॉल करो, जिस पर एसुन हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हें डर है कि कहीं वो बुसान न चली जाए। गॉन्सिक कहने लगता है कि वो दोनों बुसान क्यों जाएंगे, जिस पर एसुन कहने लगती है कि तुम किसी और की बेटी को बुसान ले जा सकते हो, लेकिन कोई तुम्हारी बेटी को नहीं ले जा सकता। वो आगे कहती है कि मुझे लगता है कि जब उसकी शादी होगी तो तुम्हें तो हार्ट अटैक किया जाएगा। ये सुनते ही गॉन्सिक चीख कर कहने लगता है कि मैं नहीं करूँगा अपनी बेटी की शादी। अगले सीन में हम गमयोंग और योंग बॉम को एक साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब योंग बॉम को मिलिट्री सर्विस में जाना था, इसलिए गमयोंग उसके जाने से पहले उससे ब्रेकअप कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है 1994 में, जहाँ एसुन और गॉन्सिक एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे थे। उन्हें साथ देखकर एक यंग कपल भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों कितने प्यारे हैं। यहाँ एसुन गॉन्सिक से पूछ रही थी कि क्या हम गमयोंग के लिए एक अच्छी जगह रेंट पर लेने के लिए कैबेज वाला खेत बेच दें, जिस पर गॉन्सिक कहता है कि कम से कम उसे तो बख्श दो, अब चीज़ें बेचना बंद करो, अगर उसे भी बेच दिया तो तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर एसुन कहने लगती है कि इसका मतलब बेटी से ज़्यादा बीवी से प्यार करते हो। इसके बाद वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत होती है 1987 से, जहाँ कुछ लोग रास्ते से सभी मछुआरों का सामान हटा रहे थे।
जिस वजह से वो सब लोग भड़के हुए थे। एक आदमी जोर से कहने लगता है कि यहाँ से ओलंपिक टॉर्च गुजरने वाली है, हम टीवी पर ये सब नहीं दिखा सकते। सरकार ने कहा है जो भी रास्ते में गंदा दिखे उसे हटा दो। एसुन की मॉम की तीनों दोस्त उनसे कहने लगती है कि तुम हमारी रोजी रोटी छीन रहे हो, अमेरिकन को सब अच्छा दिखाने के लिए हमारे पेट पर लात मार रहे हो। तभी सांगिल उन लोगों की साइड लेते हुए कहने लगता है कि तुम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते, कुछ दिन मछलियाँ नहीं बेचोगे तो मर नहीं जाओगे। जोंगजा आंटी कहने लगती है कि तुमने इनसे रिश्वत ली है ना। यांगी आंटी भी कहने लगती है कि वो टॉर्च कुछ मिनटों के लिए यहाँ से गुजरने वाली है और तुम हमारे साथ ये सब कर रहे हो। चुंगसू आंटी भी एसुन को आवाज देने लगती है और बोलने लगती है कि हमारी उप सरपंच ही तुझे अब जवाब देगी। वो जोर जोर से उसे बुलाने लगती है। तभी पीछे से एसुन आती है और आकर कार के आगे लेट जाती है। सांगिल उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है मगर एसुन वहाँ से नहीं हटती और कहने लगती है कि चाहे मुझ पर कार चला दो लेकिन मैं नहीं हटूंगी। इस तरह से वो उन्हें रोक देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगजा आंटी एसुन से कह रही होती है कि जब पूरा गांव चाहता है तो इस बार तुम ही सरपंच बनो। सांगिल तो सरपंच बनकर भी रिश्वत खाता है। चुंगसू आंटी और यांगी आंटी भी उसे फोर्स करने लगते हैं लेकिन एसुन उनसे मना करने लगती है। दूसरी तरफ गॉन्सिक लोगों को स्नैक्स बांट रहा होता है। वो लोग कहने लगते हैं कि हमारा कैप्टन हमें रिश्वत दे रहा है ताकि हम एसुन को वोट दें। गॉन्सिक कहने लगता है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एसुन मेरी बीवी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो एक बहुत अच्छी सरपंच बनेगी। वो ये सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारी बीवी सरपंच बनेगी तो तुम्हारी बीवी का दबदबा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तुम्हें ठेस नहीं पहुँचेगी। गॉन्सिक कहने लगता है कि अगर मेरी बीवी सरपंच बनेगी तो मैं भी तो सरपंच का हस्बैंड बन जाऊंगा ना। ये सुनकर उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम ये स्नैक्स खिला रहे हो, वहाँ सांगिल लोगों को मटन खिला रहा है। दूसरी तरफ सांगिल लोगों में मटन बांट रहा होता है। एक लेडी कहने लगती है कि हमें इस छोटी सी जगह पर ठूस कर थोड़ा सा मटन पकड़ा दिया, जिस पर सांगिल कहने लगता है कि तुम तो मुझे वोट भी नहीं देती फिर भी खाने आ जाती हो। वहाँ की ओनर भी कहने लगती है कि मटन के 2-2 टुकड़े देकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सांगिल कहने लगता है कि सिर्फ खाओ मत, मेरी बात भी सुनो। वो एसुन की बुराई करने लगता है और कहने लगता है कि एसुन तो दूसरे गांव से आई है लेकिन मैं यहीं रहता हूँ और यहीं मरूंगा। और कहने लगता है कि एसुन और उसका पति बहुत ज़्यादा बेशर्म है, याद नहीं वो भाग गए थे और शादी से पहले ही एक बेटी भी हो गई थी। तभी एक लेडी कहती है कि वही बेटी अब सियोल यूनिवर्सिटी में जाती है। तभी सांगिल कहता है कि बेटा तो नालायक है ना, दूसरे के बच्चों के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर अब क्या करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ एसुन उनम्योंग के स्कूल आती है और उनम्योंग से पूछने लगती है कि सबकी मॉम भी आई होंगी ना। यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी लेकिन उनम्योंग बताता है कि सिर्फ आप ही यहाँ पर आई हो और किसी को भी नहीं बुलाया गया। वहीं दूसरे रास्ते से टीचर आते हैं। वो एसुन से कहने लगते हैं कि चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। वो एसुन को अपनी कार दिखाकर कहने लगते हैं कि इसने मेरी कार को सोनाटा से ओनाटा बना दिया, ये कार्स के लेटर निकाल कर बेचता है और इसने प्रिंसिपल की कार को भी स्टेलर से टेलर बना दिया। वो एसुन से उनम्योंग की शिकायत करते हुए कहते हैं कि इसने 10 बस के टिकट को 11 टिकट बना दिए, बैटिंग करता है और हमेशा पैसे कमाने के चक्कर में रहता है। ये सब सुनकर एसुन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और वो उनसे सॉरी कहने लगती है। कुछ देर बाद वापस जाते हुए वो उनम्योंग को डांट रही होती है और कहती है कि हम तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं या पैसे कमाने के लिए। तुम्हारी बहन के टीचर के सामने मुझे इस तरह से कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, मगर यहाँ तो मेरी नजरें ही नहीं उठ रही थी। तुम दोनों को एक ही परवरिश दी है, तुम थोड़ा लायक तो बन सकते हो। उनम्योंग कहता है कि अगर मैं लायक नहीं बना तो आप सरपंच नहीं बन पाएंगी ना, आपको सिर्फ गम्योंग की मॉम बनना है ना। एसुन उससे कहने लगती है कि तुमसे ये सब कौन कहता है। तभी एसुन की नज़र एक लड़की के बैग पर पड़ती है जिस पर येम लिखा होता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम गम्योंग को देखते हैं और वो यूनिवर्सिटी में होती है। वो एक कार की तरफ जाने लगती है। कार से एक लड़का बाहर आकर उसके लिए डोर खोलता है। वहीं टेरेस पर से उसे 3 लड़कियां देख रही होती है। उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है क्या, मुझे तो ये लड़की ठीक नहीं लगती। मैंने सुना है कि कुछ लड़कियां पैसों के लिए अपने से बड़े लड़कों को डेट करती हैं। वही दूसरी लड़की जिसका नाम येरिम था उस लड़की से कहने लगती है कि किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। फिर वो सब एसुन को बहुत गौर से देखने लगती है। तभी एसुन उनकी तरफ वेव करने लगती है तो वो तीनों इधर उधर देखने लगती हैं और एसुन कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सांगिल फिर से लोगों को खाना खिला रहा था। यहाँ एक आदमी उससे पूछता है कि ये बताओ गांव की भलाई के लिए तुम क्या क्या करोगे, सारे पैसे एसुन की बुराई करने में ही खर्च कर दो। कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ वार्न कर रहा हूँ, वैसे भी सबको सच जानने का हक है।
वो लेडी फिर से कहने लगती है कि तुम एसुन की बुराई मत करते फिरो, अगर वो मैदान में उतर गई तो तुम्हारी इज्जत उतर जाएगी। वहाँ दूसरे सीन में जोंग आंटी एसुन से कह रही होती है कि तुम ना तो लोगों को मटन खिला रही हो और ना सांगिल पर कीचड़ उछाल रही हो, इस तरह से तो तुम इलेक्शन हार जाओगी। यांगी आंटी भी बोलने लगती है कि गाँव वालों को पता चलना चाहिए कि सांगिल एक घटिया आदमी है। जोंग आंटी कहती है कि अगर तुम अपने खोल से नहीं निकलोगी तो हार जाओगी। एसुन चुपचाप बस उनकी बातें सुन रही होती है। वही सांगिल गाना गाने लगता है तो लेडी फिर से कहने लगती है कि गाना बंद कर, नहीं तो मेरा वोट नहीं मिलने वाला। सांगिल चिढ़कर अपनी वाइफ पर चीखने लगता है जो कि वहीं पर काम कर रही होती है। उसे देखकर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमेशा अपनी वाइफ के पीछे क्यों पड़ा रहता है। वो लेडी फिर से बोल पड़ती है कि हमारा दिल जीतना इतना आसान नहीं है। सांगिल उससे खाना छीन कर कहने लगता है कि मेरे कान और मेरा खाना खाती रहोगी या फिर मुझे वोट भी दोगी। वो लेडी बोलती है कि अगर तुम हार गए तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वहीं एक आदमी जिसके पास सांगिल की दी हुई सिगरेट होती है वो कहने लगता है कि सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही एसुन को वोट देंगे। सांगिल कितना भी बड़ा गधा क्यों ना हो, मगर हमारे गांव में महिला सरपंच नहीं बनेगी। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ करने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सांगिल मीसुक के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। मीसुक उससे कह रही होती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, 10 ज़मीन में से सिर्फ एक ही बिकती है। सोचा था कि ओलंपिक के बाद कम्युनिटी की मदद करूंगी, मगर वो भी डाइव हंटर्स बहुत जिद्दी है। मीसुक कहने लगती है कि अब मुझे तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सांगिल उससे कहता है कि 20% दे दो, 70 तुम्हारे हैं। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ मैं सिर्फ पैसों के लिए आता हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। वो मीसुक को देखने लगता है और कहने लगता है कि ओलंपिक का टाइम है और सब लोग हाथ मिला रहे हैं, क्यों ना हम दोनों भी एक हो जाएं। मीसुक भी उसकी बातें सुनकर खुश हो रही होती है और फिर एक फिश का टुकड़ा उठाकर उसकी प्लेट में रख देती है। फिर वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। सांगिल कहने लगता है कि ये फिश का टुकड़ा तुम्हारा प्यार है मेरे लिए। ये कहते हुए वो मीसुक के पैर की मसाज करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एसुन आकर डोर खोल देती है और उनसे कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। मीसुक वहाँ से जल्दी से चली जाती है और सांगिल उनसे कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। एसुन उससे कहने लगती है कि हम बाहर काम कर रहे थे। जोंगजा बोलती है कि हमें तुम्हारी सारी आवाज़ें आ रही थी। यांगी आंटी भी कहने लगती है कि तुम्हारे जैसा आदमी सरपंच नहीं बन सकता। सांगिल कहने लगता है कि तुम लोगों को पता भी है यहाँ क्या हुआ था। मीसुक के पैर सुन हो गए थे, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। चुंगसू आंटी बोलती है कि कभी अपनी बीवी का भी सोचा है। यांगी आंटी कहने लगती है कि एसुन के परिवार पर कीचड़ उछाल रहे थे। एसुन का बेटा बदमाश हो सकता है, मगर ये बदमाश नहीं है। एसुन कहती है कि बदमाश है तो क्या गिरा हुआ थोड़ी है। सांगिल कहता है कि अब क्या तुम लोग सारे गांव में मिर्च मसाला लगाकर बताओगे, जिस पर जोंगजा आंटी कहती है कि अगर बताएंगे नहीं तो एसुन सरपंच कैसे बनेगी। एसुन भी कहने लगती है कि वैसे भी तुमने ही कहा था सबको सच जानने का हक है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ एसुन सरपंच बन जाती है और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ ग्वानसिक और उनम्योंग सब लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। वही सांगिल भी होता है और जोर से कहने लगता है कि मटन कब मिलेगा, लेकिन उनम्योंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सांगिल के पास बैठा एक आदमी कहने लगता है कि तुम दिखाने के लिए आए हो कि तुम्हें जलन नहीं हो रही। सांगिल उससे कहता है कि मैंने रिजाइन किया है, मुझे हटाया नहीं है। वो आदमी कहने लगता है कि वो 80 साल का आदमी याद है जो कभी कुछ नहीं बोलता। मुझसे कहता है कि सांगिल उस जमीन बेचने वाली औरत की मसाज कर रहा था। ये बोलकर वो हंसने लगता है। सांगिल फिर से कहने लगता है कि उस बेचारी का तो पैर सुन हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को ग्वानसिक की मॉम भी वहाँ खाना पका रही होती है और कह रही होती है कि मेरे बेटे से शादी करने के बाद एसुन की किस्मत खुल गई। वहाँ योंगरेन भी होती है जो बोलती है कि तुम्हें खुशी है, तुम्हारी बहू सरपंच बन गई। ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा। तभी वहाँ एसुन भी आ जाती है और हैरान होकर कहने लगती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। ग्वानसिक की मॉम कहती है कि इतनी हैरान क्यों हो रही हो, अब तो काम करवा करवा कर मुझसे बदला लोगी। एसुन सबसे कहने लगती है कि आप पिछले सरपंच की बीवी से काम क्यों करवा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ वही आदमी सबसे कह रहा होता है कि सांगिल ने मीसुक के पैर पर मसाज की। वहीं एसुन और योंगरेन भी बैठे हुए थे और वो उस आदमी की बातें सुनने लगते हैं। एसुन योंगरेन से कहने लगती है कि लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे, तुम ध्यान मत देना। योंगरेन कहती है कि गाँव में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो गलत आदमियों के चक्कर में पड़ जाती है, मैं भी उनमें से एक हूँ। एसुन उससे कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम यहाँ पर काम कर रही हो, जिस पर योंगरेन कहती है कि मैंने तुम्हें वोट दिया है, मेरा हक है, मैं तुम्हारी खुशी में शामिल तो हो ही सकती हूँ।
एसुन उससे कहती है कि जब घर जाओगी तो सांगिल से ये मत कहना कि तुमने मुझे वोट दी थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सांगिल योंगरन से पूछता है कि तुमने किसे वोट दी, मगर वो जवाब नहीं देती तो वो उस पर भड़कने लगता है। सांगिल का बेटा उससे कहता है कि आप मोम पर क्यों भड़क रहे हो, तो सांगिल उससे कहने लगता है कि मेरे सरपंच बनने पर तो गवर्नर नहीं आए थे, तो इस बार क्यों आए। वही दूसरी तरफ एसुन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई होती है। उसे देखकर ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि अगर मेरी सास जिंदा होती तो इस पर आधा किलो रेड बीन्स डाल देती। उनम्योंग एसुन से कहता है कि आप खुद को पढ़ी लिखी डिसेंट औरत कहती हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे डांस नहीं करते। लेकिन एसुन बेफिक्र होकर डांस करती रहती है। कुछ देर बाद ग्वानसिक एसुन को अपनी पीठ पर घर ले जा रहा होता है। यहाँ उनम्योंग भी उनके पीछे पीछे होता है। ग्वानसिक एसुन से कहता है कि तुम सेकंड पोजीशन पर नहीं हो बल्कि नंबर 1 पर हो। एसुन उससे कहने लगती है कि नंबर 2 से नंबर 1 पर आने के लिए मुझे पूरे 30 साल लग गए, लेकिन जिसको मैं ये बताना चाहती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ एसुन उसकी मॉम की तीनों दोस्तों को राइस केक दे रही थी और कह रही थी कि आप तीनों ने मेरी मॉम बनकर मेरी बहुत मदद की है। तभी जोंगजा आंटी कहती हैं कि ये सब इसकी मॉम की तरफ से है, रख लो। वहीं बाहर कुछ दूरी पर एक लड़की उनम्योंग को किस कर रही होती है। अगले सीन में हम गमयोंग को देखते हैं, जिस रास्ते में जाते हुए वो तीनों लड़कियां मिल जाती हैं। ड्राइवर गमयोंग से कहता है कि ये वही अकड़ू लड़कियां हैं ना। फिर वो उससे पूछता है कि आज तुम फ्रंट सीट पर क्यों बैठी हो। गमयोंग उससे कहने लगती है कि इन्हें मुझे इस तरह से कार में देखकर बहुत जलन होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गमयोंग रास्ते में रुककर एक लड़की को पिकअप करती है जिसका नाम जेनी था। जेनी कार में आते ही सीट पर पैर रखकर बैठ जाती है तो गमयोंग उससे कहने लगती है कि अपने पैर नीचे रखो। वो उससे आगे कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी टीचर 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाती, जिस पर जेनी कहने लगती है कि शायद तुम भी नहीं टिकोगी। गमयोंग उससे कहती है कि महारानी के तेवर तो देखो, जैसे अमेरिका से पढ़कर आई हो। कुछ देर बाद हम उन्हें उस लड़की के घर पर देखते हैं। गमयोंग जेनी से कहने लगती है कि तुम्हारी कुक तो बहुत अच्छी है, ये बुसान की स्पेशल ग्लास नूडल्स हैं। जेनी उसे कहने लगती है कि तुम हमारे पैसे उड़ाकर अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रही हो। गमयोंग भी उसे कहती है कि मैंने देखा है कि तुम्हारे यहाँ कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, कहीं तुम्हारी कुक भी ना चली जाए। जिस पर जेनी कहती है कि मॉम उसे फायर नहीं करेंगी क्योंकि वो काफ़ी सालों से यहाँ पर है। गमयोंग उससे कहती है कि तुम मुझे अपनी मॉम से क्यों नहीं मिलवाती, कम से कम एक बार तो उनका चेहरा दिखा दो। इस पर जेनी कहती है कि उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखकर ही तुम्हें फाइनल किया था। फिर जेनी उससे आगे कहती है कि तुम अपने बैंग्स थोड़े ऊपर नहीं कर सकती। गमयोंग उससे कहती है कि तुम्हें मेरे हेयर स्टाइल में क्यों इंटरेस्ट है। जेनी कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा भी मेरे जैसी नहीं दिखती, तुमसे ज्यादा सेक्सी तो मैं दिखती हूँ। तभी गमयोंग उससे कहती है कि जल्दी से सेक्सी की स्पेलिंग लिख कर दिखाओ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गमयोंग एक पोर्ट से पैसे ले रही होती है। जेनी उससे कह रही होती है कि मिस यांग, जितनी तुम्हारी फीस है उतने ही पैसे लेना। तभी जेनी की मॉम की कॉल आ जाती है। वो गमयोंग को रुकने के लिए कहती है, मगर वहाँ काम कर रही एक लेडी उससे कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से जाओ, लेकिन गमयोंग नहीं जाती। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम गमयोंग से कहने लगती है कि आज मेरे पास सब कुछ है मगर एजुकेशन नहीं है, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की थी और मेरी बेटी भी बिल्कुल मुझ पर गई है। गमयोंग उनसे कहती है कि हम इसकी पढ़ाई धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। जेनी की मॉम कहने लगती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे 2 साल लगे मेरी बेटी जैसे दिखने वाली ट्यूटर को ढूंढने में। जेनी अमीर है मगर उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, तुम जेनी के बदले एंट्रेंस एग्जाम दो, अगर उसे एडमिशन मिल गया तो मैं तुम्हें 1000 फीट स्क्वायर का घर दूंगी। गमयोंग घबरा जाती है और मना करने लगती है। वो कहती है कि वैसे भी ट्यूशन देना इलीगल है, मैं वो पहले ही कर रही हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। जेनी की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी स्कॉलरशिप और हॉस्टल फीस खत्म होने वाली है, तुम्हारे डैड बोट चलाते हैं और तुम्हारी मॉम मछली बेचती हैं। गमयोंग कहती है कि अगर मैं उन्हें घर दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे चीटिंग करना नहीं सिखाया, और अगर मैंने एग्जाम दिया भी तो किसी और को एडमिशन नहीं मिलेगा। जेनी की मॉम उससे कहने लगती है कि तुम मुझे मना करके अपना नुकसान कर रही हो। गमयोंग कहती है कि जेनी को कॉलेज भेजकर उसका नुकसान होगा, उसे जो बनना है बनने दीजिए। पीछे से जेनी कहने लगती है कि मैंने कहा था मुझे सिंगर बनना है। ये कहकर वो जाने लगती है तो जेनी की मॉम उससे कहने लगती है कि इसलिए मैं कोई के मेंढकों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। गमयोंग रुककर पोर्ट से पैसे लेकर कहती है कि जेनी बहुत बदतमीज और बुरी स्टूडेंट है, इसलिए मैं अपने हक के एक्स्ट्रा पैसे लेकर जा रही हूँ। जैसे ही गमयोंग जाने लगती है तो उसे गार्ड रोककर कहने लगता है कि तुम हाउस नंबर 208 से आ रही हो ना। गमयोंग हाँ बोलती है तो वो कहता है कि तुमने वहाँ से जो भी चुराया है अभी के अभी वापस करो।
गमयोंग उसे पैसे देकर बोलती है कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन इज्जत मुझे ज़्यादा प्यारी है। गार्ड उससे कहता है कि मैं जानता हूँ, मगर मुझे अपना काम तो करना होगा ना। जैसे ही गमयोंग जाने लगती है तो गार्ड उसे फिर से रोकते हुए कहने लगता है कि वो डायमंड रिंग कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हम योंगबॉम और गॉन्सिक को देखते हैं, जो कॉलेज के बाहर गमयोंग का वेट कर रहे होते हैं। वहीं गमयोंग रोते हुए जानी के घर के बाहर नॉक कर रही होती है और कहती है कि मेरे पास कोई भी डायमंड रिंग नहीं है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम गमयोंग को पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं, जिसे जानी की मॉम ने डायमंड रिंग के झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। पुलिस ऑफिसर गमयोंग के बैग की तलाशी ले रहे थे, जिस पर गमयोंग कहने लगती है कि आप कोई जज हो, मुझे चोर कहोगे तो मैं चोर हो गई, जेल भेजने के लिए कहोगे तो मैं जेल चली जाऊंगी। पुलिस ऑफिसर उससे कहने लगते हैं कि तुमने जार के पास से रिंग उठाई थी ना। वो अपने दूसरे ऑफिसर से फीमेल ऑफिसर को बुलाने के लिए कहते हैं, ताकि वो गमयोंग की तलाशी ले सके। गमयोंग उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैंने सिर्फ जार के पास से अपनी मेहनत के पैसे उठाए थे, जिस पर ऑफिसर कहने लगते हैं कि कैसे कमाए हुए पैसे ट्यूशन देकर, जिस पर गमयोंग एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि 1988 में कोरिया में प्राइवेट ट्यूशन देने इलीगल थे और अगर गमयोंग उन्हें बता देती तो वो फंस जाती। एक ऑफिसर कहने लगते हैं कि उन्हें इसकी गरीबी पर तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने इसे जार से पैसे उठाने दिए। गमयोंग उनसे कहने लगते हैं कि हर गरीब इंसान चोर नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आज तक चीटिंग भी नहीं की, और वैसे भी मैं अपनी तलाशी कराकर बेइज्जती क्यों करवाऊं। पुलिस ऑफिसर कहने लगते हैं कि तुमने कुछ तो किया है, अब जल्दी से अपने घर का नंबर दो, हम तुम्हारे डैड को बुलाएंगे। गमयोंग कहती है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है तो वो लोग टूट जाएंगे। दूसरी तरफ गॉन्सिक और योंगबोम दोनों ही यूनिवर्सिटी के पास वाले स्टॉप पर बस का वेट कर रहे थे। योंगबोम देखता है कि गॉन्सिक बस उसे ही घूरे जा रहा था, तो गॉन्सिक से कहने लगता है कि मैं भी घर जाने के लिए बस का वेट कर रहा हूँ, जिस पर गॉन्सिक कहने लगता है कि घर क्यों जाना है, बेस पर जाओ ना। योंगबोम कहता है कि अभी मैं फ्राइडे तक छुट्टी पर हूँ। गॉन्सिक कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी को डेट किया। योंगबोम उससे जवाब नहीं देता, तो गॉन्सिक उठकर उसके पास जाता है और कहने लगता है कि अब चुप क्यों हो गए, कहीं तुम्हारा गमयोंग के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, इसलिए मुझे मस्का लगा रहे हो ना। योंगबोम कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गॉन्सिक हंसते हुए कहने लगता है कि छिचोरा कहीं का, अगर पढ़ाई करने की बजाय पूरा टाइम लड़कियों के पीछे भागोगे तो लड़कियां तो छोड़ ही देंगी ना। योंगबोम कहता है कि मैंने आज तक सिर्फ गमयोंग को ही डेट किया है और उसी ने ही मुझे 8 बार छोड़ा है, जिस पर गॉन्सिक कहता है कि पक्का तुमने ही उसे परेशान किया होगा, इसलिए मेरी बेटी से दूर रहा करो। बचपन से मुझे देखकर बड़ी हुई है ना, तो उसका स्टैंडर्ड हाई है और वो तुम्हारी औकात से बाहर है, तभी तो तुम्हें बार बार छोड़ देती है। योंगबोम कहता है कि वो बार बार मुझे इसलिए छोड़ देती है क्योंकि वो हमेशा यही कहती है कि मैं चुप क्यों हूँ, मेरी ज़बान पर ताला लग गया। ये बात सुनकर गॉन्सिक को एसुन की बात याद आ जाती है, वो भी हमेशा गॉन्सिक को यही कहा करती थी। ये याद करके गॉन्सिक वही बेंच पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैनी और उसकी मॉम साथ में खाना खा रही थी, तब उनकी हाउसकीपर जैनी की मॉम के रूम की सफाई कर रही थी। सफाई करते हुए उसकी नज़र उसी डायमंड रिंग पर पड़ जाती है और वो उसे उठाकर अपनी स्लीव में रख लेती है। बाहर आकर वो जैनी की मॉम से कहने लगती है कि उस लड़की ने वही फ्लावर वाली रिंग चुराई है ना। तो जैनी की मॉम कहती है हाँ। हाउसकीपर उसे बातों में लगाकर उस रिंग को ट्रॉली के नीचे फेंक देती है और कहने लगती है कि देखो, शायद ये रिंग यहीं पर गलती से गिर गई थी, अब आप पुलिस को कॉल करके उन्हें बता दो कि रिंग मिल गई, इसलिए अब वो उस लड़की को छोड़ दे। जानी की मॉम उससे कहने लगती है तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। हाउसकीपर कहती है कि मतलब आप कॉल नहीं करोगी। ये कहकर वो उस रिंग को बालकनी से बाहर फेंकने की धमकी देने लगती है। तो जानी की मॉम कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, पता भी है ये कितनी महंगी है। हाउसकीपर कहने लगती है कि आप मुझे जानती हो, मैं रिंग को फेंक सकती हूँ, इसलिए अब जल्दी से फ़ोन करो और उससे माफ़ी मांगो। इसके बाद हम देखते हैं कि गमयोंग पुलिस स्टेशन के बाहर से अपने घर पर कॉल करती है। इसके बाद वो एसुन से बात करने लगती है। एसुन उससे कहती है कि गमयोंग तुम अपने डैड से मिली या नहीं, या फिर उनसे मिलने के बाद कॉल कर रही हो। गमयोंग उससे कहती है कि नहीं, तो मैं अभी डैड से नहीं मिली। एसुन उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने एक आदमी को डूबने से बचाया था, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें सियोल की ट्रिप पर भेजा है। वहाँ एक नया म्यूजियम भी खुला है, उन्होंने वहाँ के टिकट मिले हैं।
गमयोंग पूछती है कि मॉम सियोल में वो म्यूजियम कहाँ पर है, तो एसुन कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता। तो गमयोंग उससे कहती है कि मॉम ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है, डैड ऐसे अचानक से आएंगे तो मैं टाइम कैसे निकालूंगी। एसुन उससे कहती है कि बेटा थोड़ा टाइम निकाल लेना, वो तुमसे मिलना चाहते थे। इसके बाद गमयोंग यूनिवर्सिटी वाले बस स्टॉप के पास जाती है तो देखती है कि ग्वानसिक अभी भी उसका वहीं पर वेट कर रहा था। गमयोंग उससे पूछने लगती है कि डैड आप कब से यहाँ पर वेट कर रहे थे, मैं नहीं आती तो आप यहीं बैठे रहते क्या। ग्वानसिक उसके हाथ से बैग और बुक्स लेकर उसे चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ गमयोंग ग्वानसिक को बताती है कि मुझे अब्रॉड पढ़ने के लिए चुना गया था, लेकिन मैंने जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी जगह ये रिम जा रही है। सच कहूँ तो मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ना था और बहुत कुछ करना था, पर मैं जानती हूँ मैं जा नहीं पाऊंगी। ये भी जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रही हूँ। गमयोंग अपने मन में सोचती है कि मैं तो डैड को सॉरी बोलना चाह रही थी, लेकिन मेरा सारा गुस्सा कड़वाहट बनकर निकल रहा है। ग्वानसिक गमयोंग से कहता है कि गमयोंग बेटा तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारे डैड हैं सब कुछ संभालने के लिए। ये सुनकर गमयोंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बस स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ वो दोनों बस का वेट कर रहे थे। तभी गमयोंग अचानक से काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हो। वो ग्वानसिक का हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर लगी स्टैम्प दिखाते हुए कहती है कि आप तो इसलिए आए थे क्योंकि म्यूजियम पास में था, पर म्यूजियम तो यहाँ से बहुत दूर है। ग्वानसिक उससे कहता है कि बेटा तुम घर नहीं आ पाती, मैं इसलिए तुमसे मिलना चला आया। रोते हुए गमयोंग वही बातें याद करने लगती है जो उसने एसुन से कही थी, जिसमें उसने कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं रहता। ये सब याद करके गमयोंग को बहुत पछतावा होता है। फिर जब ग्वानसिक बस में बैठकर जा रहा था और गमयोंग को बाय कर रहा था तो उसे बाय करते हुए ग्वानसिक को उसमें अभी भी छोटी गमयोंग ही दिख रही थी। अगले सीन में हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो कि अपनी हाउसकीपर के पास जाकर बैठ जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें उस लड़की से इतनी ज़्यादा हमदर्दी क्यों है, उसे क्या जन्मों से जानती हो। हाउसकीपर कहती है कि हाँ जानती हूँ। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एसुन ग्वानसिक बुसान की उस मोटेल में थे। तब ग्वानसिक और एसुन ने उस लड़की को मोटेल ऑनर की सच्चाई बताई थी, जिस वजह से उस लड़की का सारा सामान बच गया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो हाउसकीपर ही थी। बाद में उसने एसुन और ग्वानसिक से ये भी पूछा था कि तुम लोग तो मुझे जानते भी नहीं, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की। तब एसुन उससे कहती है कि अगर आपका भी सामान चोरी हो जाता तो हमें बहुत बुरा लगता, हम किसी और के साथ बुरा नहीं होने दे सकते थे। ये सारी बातें हाउसकीपर जेनी की मॉम को बताती है और कहती है कि अगर कोई किसी के साथ बुरा ना करे तो दुनिया में कितनी अच्छाई होगी। जेनी की मॉम कहने लगती है तुम उस लड़की को जानती नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं, फिर भी तुम्हें बीच में टांग अड़ानी जरूरी थी क्या। हाउसकीपर कहती है कि हाउस ने मेरी माँ की विरासत बचाई थी, जिस पर जेनी की मॉम कहने लगती है लेकिन जब तो वो पैदा भी नहीं हुई थी। तो हाउसकीपर उससे कहती है लेकिन तब उसकी मॉम तो होगी ना, उसकी शक्ल इस लड़की से हूबहू मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगबॉम मिलिट्री बेस पर वापस जा रहा था और गमयोंग उसे रोते हुए बाय कर रही थी। उसे रोता हुआ देखकर योंगबॉम भी रोते हुए ट्रेन से उतर जाता है और उसे गले से लगा लेता है। फिर वो उसे समझाने लगता है और गमयोंग से पूछता है कि क्या अब हम दोनों फिर से एक साथ हैं, जिस पर गमयोंग उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे ऐसे ही गले लगाए रखो। इसके बाद हमें मार्च 1967 का सीन दिखाया जाता है जहां एसुन और ग्वानसिक स्कूल में पोइट्री कंपटीशन होता है और वो दोनों सारे बच्चों से बिल्कुल अलग बैठे थे। यहाँ एसुन तो अच्छे से पोइट्री लिख रही थी जबकि ग्वानसिक पीछे से उसे देख रहा था। एसुन पीछे मुड़कर देखती है और ग्वानसिक से कहने लगती है तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्यों बैठे हो जबकि सारे लड़के वहाँ बैठे हैं, और वैसे भी तुम ये पोइट्री क्यों लिख रहे हो, तुम तो एक एथलीट हो ना। ग्वानसिक कहने लगता है कि मैं पोइट्री लिखना चाहता हूँ। तो एसुन उससे कहने लगती है कि पता है गांव में सब लोग क्या कहते हैं। ग्वानसिक बछड़े की तरह एसुन के पीछे पीछे घूमता है। ग्वानसिक उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस बार ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी, बल्कि तुम आगे जाकर बहुत बड़ी पोइट बनोगी। एसुन उससे पूछती है कि तुम दिखाओ तुमने क्या लिखा है। तो ग्वानसिक उसे अपना पेपर दिखाता है, जिसे देखकर एसुन कहने लगती है कि तुमने परिंदा क्यों बनाया है। तो ग्वानसिक उससे कहने लगता है कि ये बटरफ्लाई है। सीन शिफ्ट होता है 1988 मार्च में,
जहाँ एसुन और बाकी लोगों ने एसुन के स्कूल में स्टॉल लगाए थे क्योंकि वहाँ पर फेस्ट लगा था। यहाँ जोंगजानती के हाथ में एक पेपर था जिस पर एसुन ने एक पोएट्री लिखी थी। जोंगजानती एसुन से कह रही थी कि इसे जाकर सबमिट कर दो। एसुन उनसे कहती है कि अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ती, पेपर बस ज़मीन पर पड़ा था तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस कैफ़े में एसुन और सांगिल पहली बार मिले थे, वो जगह एसुन और 3 आंटीज़ ने मिलकर लोन के पैसों से खरीद ली थी। वहीं गमयोंग अपनी टीचर के साथ बैठी थी, जहाँ उसकी टीचर उससे कह रही थी कि मैं चाहती हूँ तो मैं अब्रॉड जाकर पढ़ाई करो। वो आगे कहती है कि अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से भेजूंगी। गमयोंग उनसे कहती है कि अगर आप ऐसा करोगी तो मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी और आपसे मिलने कभी वापस नहीं आऊंगी। टीचर कहती है कि लोन के पैसे मैं चुका दूंगी और तुम मुझे बाद में लौटा देना। गमयोंग उनसे कहती है कि सभी टीचर्स में आपकी कार सबसे सस्ती है। तो टीचर उससे कहने लगती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, इंसान को जब भी कोई मौका मिलता है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। गमयोंग उनसे कहती है कि सच में आप बहुत अच्छी इंसान हो। इसके बाद गमयोंग सारी बात एसुन को बताती है, जिस पर एसुन कहने लगती है कि मुझे बताओ अब्रॉड जाने में कितना खर्चा होगा। गमयोंग उससे कहती है कि अगर मैं बता भी दूंगी तो मुझे मछलियाँ बेचकर वहाँ भेजोगी, अगर पैसे हैं तो फिर सड़क पर बैठकर मछलियाँ क्यों बेच रही हो। गमयोंग उससे कहती है कि मैं अब फ़ोन रखती हूँ, आपने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। इसके बाद रात में एसुन ग्वानसिक से गुस्से में कह रही होती है कि मुझे भी सड़कों पर मछलियाँ बेचना अच्छा नहीं लगता, कोई अपनी मर्जी से ऐसा काम क्यों करना चाहेगा। मैं भी खूब पढ़ाई किया करती थी, बस किताबों में ही खोई रहती थी। सड़क पर कुछ खाते हुए जब स्कूल की कोई दोस्त मिल जाती है तो मैं अपना मुंह छुपा लेती हूँ। उसके बाद मेरा कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता, पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। उसे लगता है कि हम भिखारी हैं और हमें शौक है ऐसी ज़िंदगी जीने का। वो आगे ये भी कहती है कि हम मजबूर हैं, मैं उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। ये सोच सोच कर मुझे गुस्सा आ रहा है। ग्वानसिक कहता है कि मैं क्या कहूँ, ना मैं उसे कुछ कह सकता हूँ और ना तुम्हें। एजुन ग्वानसिक से पूछने लगती है कि क्या वो तुम्हारे सामने रोई थी, क्या वो परेशान थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एसुन और ग्वानसिक ने गमयोंग को अब्रॉड भेजने के लिए अपना घर बेच दिया था। जब वो लोग सारा सामान पैक कर रहे थे तब एसुन ग्वानसिक से कह रही थी कि हम ये परसिमॉन आखिरी बार तोड़ रहे हैं। जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है कि तुम ये सारे परसिमॉन अपने पास रखो, किसी को भी मत देना। एसुन पूछती है कि क्या बच्चों को भी नहीं दूं। तब ग्वानसिक उससे कहता है कि बच्चों को भी मत देना, अपने पास ही रखना। अगले सीन में हम गमयोंग को फ्लाइट में देखते हैं, जहां वो स्टडी करने के लिए जापान जा रही थी। वो अपने बैग से कुछ सामान निकालती है जिसे एसुन ने बहुत अच्छे से रैप किया था। उसे देखकर गमयोंग रोते हुए खुद से कहने लगती है कि ऐसा भी क्या दिया है जिसे इतना पैक किया हुआ है। गमयोंग उसे खोलती है तो देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर गमयोंग और भी ज़्यादा रोने लगती है और हमें नरेट करती है कि मेरी मॉम ने मेरे सपनों को पंख दिए, मुझे उड़ान दी। मेरी मॉम अपनी खुशियाँ भुलाकर मेरी खुशियों में खुश थी, इसलिए अब मुझे मेरे सपने अपनी मॉम के लिए पूरे करने होंगे। दूसरी तरफ एसुन ग्वानसिक और उनम्योंग से कह रही थी कि जब बच्चे अपने पंख फैलाते हैं तो माँ बाप को भी लगता है कि वो भी पंख फैला रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन फेस्ट वाले दिन जोंगजानती ने एसुन की पोएट्री सबमिट कर दी थी। यांगी मानती उनसे पूछने लगती है कि तुमने एसुन की परमिशन ली थी क्या। जिस पर जोंगजानती कहती है कि कंपटीशन सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ी है, जिंदगी के थपेड़े ज़्यादा तजुर्बे देते हैं और तभी पोएट्री बनती है। बच्चों को क्या पता जिंदगी के उतार चढ़ाव क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एसुन के स्कूल में एसुन का नाम अनाउंसमेंट हो रहा था। क्योंकि कंपटीशन एसुन जीत गई थी, वाइस प्रिंसिपल सारे टीचर्स को डांट रहे थे और कह रहे थे कि मैंने पहले ही कहा था ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंपटीशन में अपना नाम और डिवीजन नहीं लिखते, इसलिए तुम सबको बारी बारी से चेक करना था और उनको याद दिलाना था। अब तुम ही बताओ, विनर हमारे स्कूल में से है और हमें मिल भी नहीं रही, अब मैं प्रिंसिपल को क्या जवाब दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।